Hello, student of class 9. Myself Saurabh Srivastava. Started going to teach you today history, chapter 1, the French Revolution. And today is the second part of this chapter. Okay, so listen carefully. Okay, very carefully. उस दिन मैंने फर्स्ट पार्ट फ्रेंच सोसाइटी ड्यूरिंग द लेट 18th सेंचुरी में एक पैराग्राफ मैंने पढ़ा था. मैं सेकंड पैराग्राफ से स्टार्ट करता हूँ. ओके, देन उस पैराग्राफ में क्या था, मैंने बताया था कि लुई 16 जो था वो 1774 में वहां का राजा बना. ठीक है, कहाँ का? फ्रांस का. वो बोर्बन फैमिली से बिलोंग करता था. जब वो 20 ईयर का था उस समय उसकी जो शादी थी वो ऑस्ट्रिया की प्रिंसेस मैरी एंटोनियो के साथ हुआ था. ठीक है, जब वो राजा बना तो उसने देखा कि खजाना बिल्कुल क्या है, खाली है. और खजाना इसलिए खाली था क्योंकि अमेरिका की जो 13 कॉलोनी थी उसको उसने इंडिपेंडेंट कराया था. उसमें उसके सारे खजाने चले गए थे. फिर जैसे ही वो राजा बना तुरंत लोगों में ये मैसेज चला गया कि राजा ने क्या किया है कि सेना भेजी हुई है शहर की तरफ लोगों को मारने के लिए. तब लोग कई हजार लोग इकट्ठे हुए एक जगह और उन्होंने बास्तील के किले पर अटैक कर दिया और वहां पे चीजों को लूटा. लूटने के बाद जो पॉलिटिकल प्रिजनर थे, जो डेमोक्रेसी को सपोर्ट करते थे, उन लोगों को उन्होंने फ्री कराया और पूरे शहर में मारकाट चलती रही. और साथ में राजा ने जब देखा कि सारे एक्सपेंसेस खत्म, मतलब सारे चीजें खत्म हो गई, पैसे खत्म हो गए, तो एक्सपेंसेस कैसे चलेंगे, तो उसने सोचा कि टैक्स को बढ़ा दिया जाए. लेकिन टैक्स को बढ़ाने से चूंकि बहुत सारे पैसे उधार थे, 1 बिलियन लिब्रे 2 बिलियन लिब्रे पहले से था, 1 बिलियन लिब्रे फिर से कर्ज हो गया था. तो जो मनी लेंडर्स थे जिन्होंने उधार दिया था उन्होंने उसके लिए ज्यादा इंटरेस्ट की मांग की. तो फ्रांस का जो बहुत बड़ा एसेट्स है वो सिर्फ और सिर्फ उस पैसे के इंटरेस्ट को पे करने में ही चला जाता था. बाकी जो था वो क्या बोलते हैं, राजा का शासन प्लस महल का खर्च, यूनिवर्सिटी का खर्च, कोर्ट का खर्च, इन सब खर्च को मेंटेन करने के लिए बहुत सारे पैसे लगते थे. और फ्रांस इसमें बिल्कुल नाकाम साबित होता हुआ दिखाई दे रहा था. ठीक है, वहां पे 3 तरह के स्टेट्स थे. पहला स्टेट जो था उसमें बहुत बड़े बड़े अमीर लोग रहते थे. दूसरे स्टेट भी था जिसमें मिडिल क्लास के लोग रहते थे. और तीसरा स्टेट था. और टैक्स जो पे करते थे वो सिर्फ थर्ड स्टेट के लोग टैक्स पे करते थे. यहां तक हमारी स्टोरी खत्म हुई थी. आगे हम स्टार्ट करते हैं. ओके, द सोसाइटी ऑफ स्टेट वॉज पार्ट ऑफ द फ्यूडल सिस्टम दैट डेटेड बैक टू द मिडिल एजेस. ठीक है, फ्रांस की सोसाइटी में जो फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड स्टेट बटे हुए थे, उस स्टेट में जो टैक्स देने का सिस्टम था, पढ़ने लिखने का सिस्टम था, वोटिंग देने के राइट्स थे, वो बिल्कुल क्या थे, लगता था कि वो मेडिवल पीरियड में जी रहे हैं. लेकिन टाइम चल रहा था 1774, तो काफी हम लोग आगे थे, वो लोग आगे थे, लेकिन फिर भी जो सिस्टम था वो काफी पुराना था. देखिए क्या होता कि द टर्म ओल्ड रेजिम इज यूजुअली यूज्ड टू डिस्क्राइब द सोसाइटी एंड इंस्टीट्यूशंस ऑफ फ्रांस बिफोर 1789. ओल्ड रेजिम, देखिए इसमें एक वर्ड दिया हुआ है ओल्ड रेजिम. ओल्ड रेजिम, REGIME. ये क्या डिफाइन करता है? ये डिफाइन करता है कि उस समय यानी कि 1789 में फ्रांस में, ठीक है, कैसे सोसाइटी रहती थी. यानी कि उस समय की सोसाइटी को ओल्ड रेजिम डिस्क्राइब करता है. और साथ में उस समय जो इंस्टीट्यूशंस थे जैसे कि स्कूल, कॉलेज, कोर्ट्स, यूनिवर्सिटी, ये सारी चीजें जो थी वो किस तरह से सरवाइव करती थी या चलती थी, कौन उसको ऑपरेट करता था, ये सारी क्वेश्चंस के आंसर आगे मिलेंगे आपको. अब देखिए कि इसमें एक फिगर दिया हुआ है. ये फिगर अगर आप देखेंगे तो इस फिगर में समझाने की कोशिश की गई है कि इसमें फर्स्ट स्टेट है. ठीक है, ऐसे अगर मैं यहाँ पे समझाने की कोशिश करूं तो एक बॉक्स बना हुआ है. ठीक है, इसमें लिखा हुआ क्लेरजी, CLERGY. क्लेरजी, इसको फर्स्ट स्टेट बोला जाता था. ठीक है, बात को समझिएगा, फर्स्ट स्टेट इसको बोला जाता था. ओके, उसके बाद इसके नीचे जो थे वो नोबिलिटी, इसको सेकंड स्टेट बोला जाता था. सेकंड स्टेट बोला जाता था नोबिलिटी लोग आते थे. और इसके नीचे जो था वो थर्ड स्टेट आता था और उसमें बहुत सारे लोग आते थे जैसे कि बिग बिजनेसमैन, ठीक है, मर्चेंट, कोर्ट. ठीक है, और मतलब जो थर्ड स्टेट थे उसको 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया था. पहली कैटेगरी में बिग बिजनेसमैन, कोर्ट, मर्चेंट, लॉयर्स, ऑफिसर्स आते थे.
दूसरे में पीजेंट्स आते थे यानी कि छोटे किसान, ठीक है, और थर्ड में जो थे वो स्मॉल फार्मर्स, स्मॉल पीजेंट, लैंडलेस लेबर, ये सारे लोग आते थे। तो देखिए थर्ड स्टेट को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया था फ्रांस में, और सिर्फ जो टैक्स था वो सिर्फ ये थर्ड स्टेट के मतलब यही तीनों लोग पे करते थे, मतलब बिग बिजनेसमैन, कोर्ट में काम करने वाले ऑफिसर्स लोग, और साथ में पीजेंट छोटे किसान, स्मॉल फार्मर्स, लैंडलेस लेबर, ये सारे लोग ही वोटिंग टैक्स पे करते थे। नोबिलिटी और क्लेर्जी पीपुल बिल्कुल भी टैक्स पे नहीं करते थे। फ्रांस के सोसाइटी में क्लेर्जी को सबसे हाई सुविधा दी गई थी, लेकिन ये टैक्स पे नहीं करते थे। इनको जन्म से हर एक चीज क्या था मिला हुआ था। नोबिलिटी का मतलब सम्मानित लोग, जैसे कि हमारे यहाँ ब्राह्मण थे पहले, वैसे, ठीक है। आगे पढ़ते हैं कि हाउ द सिस्टम ऑफ स्टेट्स इन फ्रेंच सोसाइटी वाज ऑर्गेनाइज्ड। पीजेंट्स मेड अप अबाउट 90% ऑफ द पॉपुलेशन। पीजेंट्स का मतलब छोटे किसान जो थे वो फ्रांस की पॉपुलेशन में 90% थे, मतलब 90% जो लोग थे वो पीजेंट्स थे, मतलब छोटे किसान थे। समझ में आ रही है बात। हाउएवर ओनली अ स्मॉल नंबर ऑफ देम ओन द लैंड दे कल्टिवेटेड। और उसमें भी जो किसान थे उसमें ऐसे बहुत कम किसान थे जिनके पास अपनी जमीन हो, यानी कि अपनी जमीन वाले किसान क्या थे, बहुत कम थे। किसान थे लेकिन वो दूसरे के खेतों में काम करते थे, तो उनको हम क्या बोलेंगे, पीजेंट्स तो बोलेंगे, लेकिन लैंडलेस लेबर भी हम उनको बोल सकते हैं क्योंकि वो दूसरे के खेतों में काम करते थे। ओके, अबाउट 60% ऑफ द लैंड वाज ओन्ड बाय नोबल। फ्रांस में जितनी भी जमीन थी कल्टिवेटेड लैंड, उसका 60% किसके पास थी, नोबल मैन के पास थी। मतलब ये जो टैक्स पे नहीं करते थे इनके पास जमीन रहती थी, तो कहीं ना कहीं जमीन गलत हाथों में थी। तो टैक्स जब ये दे ही नहीं रहे, जमीन इनके पास है, तो फिर पैसा कहां से आएगा। तो क्वेश्चन यहां बन रहा है। ओके, द चर्च के पास जमीन थी 60% में। देखिए नोबल्स, चर्च, ठीक है, अदर रिचर मेंबर एंड द थर्ड स्टेट। थर्ड स्टेट के जो अमीर लोग थे जैसे बिग बिजनेसमैन, कोर्ट ऑफिसर्स, नोबल मैन, चर्च, क्लेर्जी पीपल के पास फ्रांस की 60% जमीनें थी। चर्च भी टैक्स पे नहीं करता था लेकिन सुविधाएं सारे लेता था। तो ये सारी चीजें वहां पे थी। द मेंबर ऑफ द फर्स्ट टू स्टेट दैट इज क्लेर्जी एंड नोबिलिटी। द मेंबर ऑफ फर्स्ट टू स्टेट, इट मींस द फर्स्ट स्टेट इज कॉल्ड क्लेर्जी, सेकंड स्टेट इज कॉल्ड नोबिलिटी। ध्यान दीजिएगा, ये दोनों ही स्टेट एंजॉय सर्टेन प्रिविलेजेस बाय बर्थ। इनको जन्म से ही कई सारे राइट्स मिले हुए थे। मतलब इनका जन्म अगर क्लेर्जी में हो गया या नोबिलिटी में हो गया तो इनको जन्म से ही, मतलब इनको पढ़ने लिखने की, प्रूव करने की खुद को जरूरत नहीं है कि हम अच्छे हैं, हमको दी जाए, फर्ज हो जाए। आज के टाइम में क्या कंपटीशन है, हम अपने आप को प्रूव करेंगे तभी हमें सारी चीजें मिलेंगी। ऐसा नहीं कि जन्म से राजा का शासन खत्म हो गया। लेकिन क्लेर्जी और नोबिलिटी पीपल को फ्रांस में 1789 के दौरान बहुत सारे प्रिविलेजेस बर्थ से ही मिले हुए थे। तो ये कहने का क्या था, गलत था। द मोस्ट इंपोर्टेंट ऑफ दीज वाज एग्जम्पशन फ्रॉम पेइंग टैक्सेस टू द स्टेट। और ये लोग क्या करते थे कि स्टेट को टैक्स भी पे नहीं करते थे, मतलब सुविधा भी सारे ले रहे थे और टैक्स भी पे नहीं करते थे। मतलब आप समझ रहे होंगे। ठीक, द नोबल फर्दर एंजॉयड फ्यूडल प्रिविलेजेस। नोबल मैन को भी कुछ सारे प्रिविलेजेस अवेलेबल थे। दीज इंक्लूडेड फ्यूडल ड्यूज, इसमें फ्यूडल ड्यूज था, ठीक है, विच दे एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द पीजेंट्स, जो वो किसानों से लेते थे। पीजेंट्स वेर ऑब्लाइज्ड टू रेंडर सर्विस टू द लॉर्ड। पीजेंट्स मतलब छोटे किसान जो थे वो अपने जमीन के मालिक के लिए क्या करते थे, काम करते थे, उनसे जमीन को उधार लेना था। ठीक है, टू सर्व इन द आर्मी, उनको आर्मी में काम करना पड़ता था। और साथ में मतलब छोटे जो लोग थे जिनके पास सड़कें, सॉरी जिनके पास अपनी जमीन नहीं थी, इट मींस लैंडलेस लेबर, उनको क्या करना पड़ता था कि नोबल लोगों के या चर्च की जो जमीनें थी उस जमीनों में उनको काम करना पड़ता था। ठीक है, अब प्लस सड़क, जब कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग्स होती थी उस बिल्डिंग्स में उनको बिना मजदूरी के काम करना पड़ता था। सड़क बनाने में उनको हेल्प करना पड़ता, मतलब बहुत सारे काम करने पड़ते थे, लेकिन प्रिविलेजेस के नाम पे उनको बहुत कम मिलता था। आई होप आपको समझ में बात आ रही होगी। द चर्च टू एक्सट्रैक्टेड इट्स अ शेयर ऑफ टैक्सेस कॉल्ड थीसेस फ्रॉम द पीजेंट्स। चर्च मतलब फ्रांस में जो चर्च था वो भी एक तरह के टैक्स लोगों से लेता था और उस टैक्स को क्या बोला जाता था, ठीक है, टीथेस, TITHES, ठीक है, यानी कि टीथेस इज अ टाइप ऑफ टैक्स, टीथेस इज अ टाइप ऑफ टैक्स विच इज टेकन बाय द चर्च, ठीक है, विच इज टेकन बाय द चर्च। टीथेस एक प्रकार का टैक्स है जो चर्च के द्वारा लिया जाता था। किससे लिया जाता था, पीजेंट्स, छोटे किसान, लैंडलेस लेबर से लिया जाता था, जिसका कोई मतलब नहीं था। ओके,
ऑल मेंबर ऑफ द थर्ड स्टेट हैड टू पे टैक्स टू द स्टेट। थर्ड स्टेट में जितने भी मेंबर थे, फर्स्ट और सेकंड को छोड़ दीजिए, ये टैक्स पेयर नहीं थे, सिर्फ थर्ड स्टेट के जितने भी लोग थे टैक्स पेयर थे। यही लोग फ्रांस में टैक्स पे करते थे। दीज इंक्लूडेड अ डायरेक्ट टैक्स कॉल्ड टैली। अब इसमें दो तरह के टैक्स शामिल थे, एक था डायरेक्ट टैक्स, एक था इनडायरेक्ट टैक्स। हमारे इंडिया में भी दो तरह के टैक्स होते हैं, एक होता है डायरेक्ट टैक्स, एक होता है इनडायरेक्ट टैक्स। जैसे अगर आप शोरूम में जाएंगे, ये बातें हम इकोनॉमिक्स में आपको पढ़ाएंगे। देखिए डायरेक्ट टैक्स का मतलब डायरेक्ट टैक्स, ठीक है। डायरेक्ट टैक्स का मतलब होता है ऐसे टैक्स जिसे हम पे करते हैं तो हमें दिखाई देते हैं। जैसे मान लीजिए कि इफ यू गो इन अ शोरूम यू कैन पे 1000, ठीक है, फॉर अ प्रोडक्ट, ओके। If you got a slip, then on a slip 18% is GST. Then you know 18% is GST, मतलब GST के लिए आपने वो प्रोडक्ट नहीं खरीदा था, लेकिन वो पैसे आपको पे करने पड़ रहे हैं। तो आपको पता है कि इतने पैसे मेरे GST में चले गए, तो वो आपको दिखाई दे रहा है, तो वो होगा डायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स जैसे कि आप एक मोबाइल फोन खरीदते हैं, मोबाइल फोन खरीदने में कई सारे टैक्स इंक्लूड होते हैं, जैसे कि CGST, SGST, ठीक है। CGST का मतलब होता है सेंट्रल GST, SGST का मतलब होता है स्टेट GST। मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में जो टैक्स लगता है वो सारे टैक्स उसमें इंक्लूड होते हैं, लेकिन वो अलग अलग मेंशन नहीं होते, वो आपको दिखाई नहीं देते, लेकिन पे आप ही करते हैं। अगर 1 रुपए का सामान भी है तो समझ जाइए कि उसमें टैक्स इंक्लूड है, तो उसको हम इनडायरेक्ट टैक्स बोलेंगे। बात आपको समझ में आए तो देखिए, जो डायरेक्ट टैक्स कॉल्ड टैली, डायरेक्ट टैक्स को टैली बोला जाता था, TAILLA, TAILLA, इसको डायरेक्ट टैक्स बोला जाता था, ठीक है। एंड नंबर ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस which were levied and on article of everyday consumption like salt or tobacco, ठीक है। कुछ इनडायरेक्ट टैक्स भी लिया जाता था, जैसे कि नमक को बेचने पे जो टैक्स मिलता था, टोबैको तंबाकू को बेचने पे जो टैक्स मिलता था। द बर्डन ऑफ फाइनेंसिंग एक्टिविटीज ऑफ द स्टेट थ्रू टैक्सेस वाज बोर्न बाय द थर्ड स्टेट अलोन। मतलब कि राज्य में जितने भी एक्सपेंसेस थे पैसे से रिलेटेड, वो किससे चलता था? थर्ड स्टेट के लोग। फायदा ये लोग मार रहे हैं, टैक्स ये लोग पे कर रहे हैं, ठीक है। मतलब इनको फायदा भी नहीं है, टैक्स भी पे कर रहे हैं, इनको सारा फायदा भी हो रहा है, टैक्स भी पे नहीं कर रहे। तो कहीं ना कहीं ये फ्रेंच सोसाइटी में क्या था, ये सारी चीजें बिल्कुल गलत थी, ठीक है। न्यू वर्ड्स में आप लोग 4 वर्ड घर से देख के आएंगे। पहला है वर्ड लिब्रे, ठीक है। दूसरा है क्लेर्जी, थर्ड स्टेट, फिफ्थ है TITHE, और फोर्थ वर्ड है आपका टैली, TAILLA, ओके। ये 4 वर्ड आप देख लेंगे, मैं इसको एक बार एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। लिब्रे क्या है? तो यूनिट ऑफ करेंसी इन फ्रांस डिसकंटिन्यू इन 1794, ठीक है। फ्रांस की करेंसी है लिब्रे, ठीक है, जो 1794 में क्या कर देगा, ये अबॉलिश कर दिया। अबॉलिश का मतलब इसे खत्म कर दिया गया। इस समय फ्रांस में कुछ और चलते, शायद डॉलर चलता है वहां पे। क्लेर्जी, ग्रुप ऑफ पर्सन इन्वेस्टेड विथ स्पेशल फंक्शन इन द चर्च। क्लेर्जी वो लोग थे जो चर्च को चलाते थे, मतलब इनको सारे प्रिविलेजेस बाय बर्थ मिले हुए थे, लेकिन ये टैक्स पे नहीं करते थे। टिथे क्या था? अ टैक्स लिव्ड बाय द चर्च। टिथे इज अ टाइप ऑफ टैक्स व्हिच इज टेकन बाय द चर्च। टिथे एक तरह का टैक्स था जो चर्च के द्वारा लिया जाता था। टैलिस क्या था? कि टैक्स टू बी पेड डायरेक्टली टू द स्टेट। टैलिस एक ऐसा टैक्स था जो डायरेक्ट स्टेट को पे करना पड़ता था, ओके। आई होप आपको बात समझ में आ रही होगी, वो भी बहुत अच्छे से। अब देखिए द स्ट्रगल टू सर्वाइव, अगली हेडिंग जो मैं डिस्कस करने जा रहा हूं, द स्ट्रगल टू सर्वाइव, ठीक है। यह चैप्टर काफी बड़ा है, बहुत लंबा टाइम लगेगा। वो लग रहा है कि कम से कम 2 से 3 हफ्ते लग सकते हैं, वो भी रोज क्लास चले तब। ऐसे तो महीने भर लग जाएंगे, फिर भी देखते हैं, ओके, कितना जल्दी खत्म हो पाता है। द पॉपुलेशन ऑफ फ्रांस रोज फ्रॉम अबाउट 23 मिलियन इन 1715 टू 28 मिलियन इन 1789। फ्रांस की जो पॉपुलेशन थी वो 1715 में, ध्यान दीजिएगा, 1715 में जो फ्रांस की पॉपुलेशन थी वो 23 मिलियन थी, लेकिन 1789 में फ्रांस की पॉपुलेशन कितनी हो गई? तो वो हो गई 28 मिलियन। मतलब 1750 से 1789 के समय में फ्रांस की पॉपुलेशन 5 मिलियन क्या हो गई? बढ़ गई।
ठीक है। दिस लेड टू अ रैपिड इंक्रीज इन द डिमांड फॉर फूड ग्रेन्स। इससे अगर पॉपुलेशन बढ़ेगा तो फूड ग्रेन्स यानी कि अनाज की डिमांड क्या होगी, बढ़ेगी। सिंपल सी बात है ये तो, कि लोग बढ़ेंगे तो अनाज खाएंगे ही खाएंगे, तो अनाज की डिमांड बढ़ेगी। प्रोडक्शन ऑफ ग्रेन्स कुड नॉट कीप पेस विद द डिमांड, लेकिन पॉपुलेशन बढ़ी, डिमांड बढ़ी, लेकिन डिमांड के अकॉर्डिंग प्रोडक्शन फ्रांस में नहीं हो रहा था। Production of grains could, okay, so the price of bread, which was the staple diet of the majority, rose rapidly. इसलिए जो ब्रेड की प्राइस थी, और ब्रेड फ्रांस में उस टाइम पे मतलब ज्यादा लोग खाते थे, ज्यादा लोग खाने का मतलब वही एक जीविका का साधन था, तो उसके दाम जो प्राइस थी अचानक बढ़ गई। मोस्ट वर्कर्स वेर एम्प्लॉयड एज लेबर इन वर्कशॉप। बहुत सारे वर्कर्स हैं जो वर्कशॉप में एज अ लेबर काम करते थे। ओनर फिक्स देयर वेजेस, और उनके जो मालिक थे उनकी मजदूरी को उन्होंने क्या कर रखा था, फिक्स कर रखा था, ना वो उसे बढ़ाते थे ना उसे घटाते थे। बट वेजेस डिड नॉट कीप पेस विद द राइज इन प्राइस। मतलब जब ब्रेड के प्राइस इंक्रीज हुए फ्रांस में, तो उसके हिसाब से उनकी सैलरी, हम कह सकते हैं कि फ्रांस के जो वर्कर्स थे उनकी वेजेस वो इंक्रीज नहीं हुई। बात समझ में आ रही है? ओके। सो द गैप बिटवीन द पुअर एंड द रिच वाइंडेड, ठीक है। वाइंडेड मतलब जो गरीब थे फ्रांस में और गरीब होते चले गए, और जो अमीर थे वो और अमीर होते चले गए। ओके। थिंग्स बिकेम वर्स व्हेनेवर ड्रॉट और हेल रिड्यूस द हार्वेस्ट। कंडीशन और खराब होती चली गई, और हम कह सकते हैं कि फ्रांस में उस समय वर्कर्स के लिए नरक जैसी स्थिति थी। ओके। दिस लेड टू अ सबसिस्टेंस क्राइसिस। इसकी वजह से सबसिस्टेंस क्राइसिस, देखिए एक नया वर्ड आ गया, सबसिस्टेंस क्राइसिस। मैं बोर्ड पे लिख दे रहा हूं, SUB, सबसिस्टेंस क्राइसिस, ठीक है। इस वर्ड को आप ध्यान में रखिए, जो जो वर्ड इंपॉर्टेंट है वो एग्जाम में सीधे क्वेश्चन बन सकता है, 1 नंबर में, 2 नंबर में, 3 नंबर में। तो इसे आप और स्टोरी के थ्रू भी क्वेश्चन बन सकते हैं। अब क्वेश्चन आपको बताया नहीं जाएगा कैसा बनेगा, बन सकता है, इसलिए आपको पूरे चैप्टर को, पूरी स्टोरी को बहुत ध्यान से सुनना, वेरी वेरी केयरफुली। ओके। तो सबसिस्टेंस क्राइसिस हुआ समथिंग दैट ऑकर्ड फ्रीक्वेंटली इन फ्रांस ड्यूरिंग द ओल्ड रेजिम, ठीक है। अब सबसिस्टेंस क्राइसिस का मतलब क्या होता है, तो मैं बता दूं कि एन एक्सट्रीम सिचुएशन वेयर द बेसिक मीन्स ऑफ लाइवलीहुड आर इमरजेंस, ठीक है। मतलब एक सबसिस्टेंस क्राइसिस एक ऐसी सिचुएशन है जिसमें लोग अपने आप को सर्वाइव नहीं कर पाते। मतलब लोगों को खाने का एक ही चीज था, ब्रेड, उसकी भी प्राइस क्या हो गई, इंक्रीज हो गई, तब लोग खाएंगे क्या, मरेंगे ही। तो देखिए कंडीशन फ्रांस में बहुत कुछ खराब हो रही थी। फ्रांस की स्टोरी बड़ी इंटरेस्टिंग है, हम लोग धीरे धीरे जानेंगे इसके बारे में। ओके। और अगला पार्ट जो है वो हम अगले पार्ट में डिस्कस करेंगे इस चैप्टर का। ओके। और आज के लिए क्लास यहीं पे खत्म करते हैं। थैंक यू सो मच। पूरे क्लास को आप बहुत ध्यान से देखेंगे और बहुत अच्छे से समझेंगे। अगर कोई भी डाउट होगा तो वीडियो को, ठीक है, टैग करके और उसके साथ आप प्रॉब्लम मेंशन करेंगे। थैंक यू सो मच।